हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था। ठीक है, अब हम किसको समझने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 में स्टॉक को, और ये है पार्ट नंबर 6। शुरुआत करते हैं स्टॉक से। स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री। क्या होता है बच्चों? इन्वेंट्री। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इन्वेंट्री को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल फ्रेम करा है। मान लीजिए मिस्टर पिंटू एक पर्सन है। कौन है? मिस्टर पिंटू। ये क्या करते हैं? बोतल खरीद के आगे बॉटल्स बेचते हैं। बॉटल्स को पहले परचेज करते हैं, फिर बॉटल्स को बेचते हैं। यानी कि सर ये क्या ट्रेडर है, ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ये बॉटल बनाते नहीं है। बॉटल को खरीदा, बॉटल को बेच दिया। ठीक है, अब मान लो इन्होंने क्या करा, 1000 बॉटल्स खरीदी। कितनी बॉटल्स खरीदी? 1000 में से इन्होंने 800 बॉटल्स सेल कर दी। 1000 बॉटल्स खरीदी, 1000 में से 800 बॉटल्स इन्होंने बेच दी। अब 200 बॉटल्स अभी भी बच गई। 200 बॉटल्स देखो क्या हो गया, अभी भी बच गई। तो ये जो 2000 बॉटल्स, 200 बॉटल्स, 200 बॉटल्स का मतलब क्या है? जो बिकी नहीं, उसी को हम पता है क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है वो इन्वेंट्री, वो गुड्स जो आपका अभी बिका नहीं है, अनसोल्ड है। क्या है बच्चों? अनसोल्ड है। अनसोल्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसोल्ड गुड्स। बच्चों इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, अनसोल्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में करंट एसेट्स पढ़ाए थे, करंट एसेट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो एक साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। उसी को हम करंट एसेट बोलते थे ना। स्टॉक बताओ, जब आपने आज बॉटल्स खरीदी तो पॉसिबल है ना एक साल के अंदर अंदर बिक जाए? बिल्कुल बिक जाएंगी। तो स्टॉक क्या होता है सर? मेरा करंट एसेट्स। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस क्या होता है स्टॉक को रखने का? बताओ बच्चों, पर्पस बेचने का होता है ना। तो स्टॉक की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? स्टॉक क्या होता है सर? इन्वेंट्री क्या होता है? करंट एसेट होता है। ठीक है, जहां पे पर्पस क्या होता है बिजनेस का? उसको बेचने का। बिजनेस का पर्पस क्या होता है? उसको बेचने का। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार शोरूम। कार शोरूम का मतलब क्या है भाई? वो गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी बेचेगा। तो यहां पर जो गाड़ी बेचेगा है ना, जो गाड़ियां उसके पास पड़ी है, वो सब क्या है? स्टॉक है। क्यों? पर्पस क्या है उन गाड़ियों को बेचने का। ठीक है, जो अभी देखिए स्टॉक जो होता है ना आपका, दो तरीके से होता है। स्टॉक होता है आपका दो, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों होते क्या है अच्छे से समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक इन ट्रेड। मतलब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? तो स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो माल जो भी बिका नहीं है, बच गया है। ठीक है, इन बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में होता है, शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर पिंटू जो है, ये मिस्टर पिंटू है ना, मिस्टर पिंटू ने बिजनेस चालू करा 1 अप्रैल 2023 को बच्चों। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 मंथ्स कहां पे खत्म होंगे? 31 मार्च 2024 को यहीं खत्म होंगे ना 12 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिगिनिंग का मतलब है जब आपने बिजनेस शुरू करा। बिगिनिंग का 1 अप्रैल 2023 है। यहाँ पे जो भी स्टॉक मिस्टर पिंटू लेकर के आएंगे, जो मिस्टर पिंटू के पास पड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। तो इसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हम अच्छे से समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, 31 मार्च 2024 पे अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा ना, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक आपका पड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओपनिंग स्टॉक किसे बोलेंगे? सिंपल बात, जो भी आपका स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में पड़ा है, अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में पड़ा है, शुरुआत में पड़ा है, उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जो भी स्टॉक आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने पे पड़ा है, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब सुनो, यहां पर भी एक चीज मेरी बताने वाली है। अब मान लो 31 मार्च 2024 पे मिस्टर पिंटू पे 200 बॉटल्स पड़ी हैं। कितनी पड़ी हैं बच्चों? 200 बॉटल्स। अब आप बोल रहे हो कि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। बिल्कुल बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ये मान लो, अब देखो समझना, मिस्टर पिंटू ने 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, अब बिजनेस है, बिजनेस बंद थोड़ी करेंगे। अब जब अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा तो बिजनेस को कंटिन्यू भी तो करेंगे मिस्टर पिंटू। तो 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर पिंटू ने पता है क्या बोला? मिस्टर पिंटू ने बोला अब मैं बिजनेस दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूं, यही वाला। तो 1 अप्रैल 2024 पे मिस्टर पिंटू के पास में जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना पहले से, देखो 31 मार्च 2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 अगले दिन
जो 200 बॉटल्स है उसे मिस्टर पिंटू फेंकेंगे थोड़ी, स्टॉक में पड़ी है। ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्लोजिंग थी, लेकिन जो इस बार वाला अकाउंटिंग पीरियड है इसके लिए क्या होंगी, ओपनिंग होंगी। इसके लिए क्या होंगी, ओपनिंग स्टॉक होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो 200 बॉटल्स हैं ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग। कब हो जाएगी, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन में एक चीज और याद रखना, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस बार का ओपनिंग होता है। पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का क्या होता है, ओपनिंग। जैसे यहाँ पे 31 मार्च 2024 का स्टॉक क्या था, क्लोजिंग। इस बार का क्या हो गया, ओपनिंग। 1 अप्रैल 2024 से क्या बन गया, ओपनिंग। तो ये था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों अभी जो हमने डेफिनेशन ऑफ स्टॉक देखी, मैंने आपको पहले बताया, जो डेफिनेशन ऑफ स्टॉक अभी हमने पढ़ी वो आप इस तरीके से समझ लो कि जो अभी हमने पढ़ी वो पढ़ी है हमने ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर मतलब जो बोतल खरीदता है, बोतल को बेचता है, बनाता नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा। अब हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है। अब देखो एग्जांपल से समझाता हूं, समझना, पूरा याद ही हो जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे मान लो मिस्टर पिंटू है, कौन है सर, मिस्टर पिंटू। पिंटू का एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, बॉटल्स को बनाते हैं। क्या करते हैं सर, बॉटल्स को बनाते हैं, बॉटल्स को बना के बेचते हैं मिस्टर पिंटू। ठीक है सर। अब यहाँ पे पता क्या होंगी, 3 स्टेज होंगी बच्चों। कितनी स्टेज होंगी, 3 स्टेज। पहले वो प्लास्टिक खरीदेंगे, इसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेज करना। ठीक है, रॉ मटेरियल है ना भाई, प्लास्टिक बिल्कुल रॉ मटेरियल है। तो मान लो एग्जांपल प्लास्टिक, यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक को दिमाग में रख के पढ़ो कि प्लास्टिक मिस्टर पिंटू ने क्या करी, खरीदी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हुआ। अब ये क्या पता है क्या करेंगे, प्लास्टिक को यूज करेंगे, मतलब प्रोसेस करेंगे प्लास्टिक को। मतलब जैसे मान लो इन्होंने यहाँ पे लेबर लगाई, लेबर बनाई लो, ये क्या करेगी, लेबर करेगी सर उस प्लास्टिक की बोतल को डिजाइन देगी। क्या करेगी लेबर बच्चों, डिजाइन देगी उस प्लास्टिक की बोतल को। एग्जांपल समझते हैं, क्यों, जिससे मेरी प्लास्टिक की बोतल्स बन पाए। फिर यहां पर पता है क्या होगा, तीसरे स्टेप में 3 स्टेप होंगे। पहले मटेरियल खरीदा जाएगा, फिर उस मटेरियल पे प्रोसेस होगा, मतलब काम होगा, है ना, काम होगा उस मटेरियल पे। फिर वो प्लास्टिक की बोतल्स क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे फिर तीसरे स्टेप में क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। तो मैंने ना तीन स्टेजेस बना दी। पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उस पर काम होगा, जिसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब उस प्लास्टिक की बोतल्स पे जो प्लास्टिक आई है उस पे क्या होगा, काम होगा, लेबर लगेंगी, है ना। फिर देखा जाएगा, डिजाइन वगैरह दिया जाएगा उस प्लास्टिक की बोतल को। फिर अगला क्या होगा, अगले स्टेप में मेरी प्लास्टिक की बोतल बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम जो स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ने वाले वो मैन्युफैक्चर को दिमाग में रख के पढ़ेंगे अब। ठीक है, कि मैन्युफैक्चर के एग्जांपल से स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों पहला होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को भी स्टॉक बोला गया है। मिस्टर पिंटू जो भी प्लास्टिक खरीदेंगे बोतल को बनाने के लिए, वो भी क्या होगी, स्टॉक होगी। जैसे मैंने बोला रॉ मटेरियल भी स्टॉक होगा, तो आपके दिमाग में पता है क्या आना चाहिए, अच्छा सर यानी कि हमने अभी पढ़ा स्टॉक तो करंट एसेट होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो भी करंट एसेट में, स्टॉक में जाएगा। बिल्कुल बच्चों। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल भी दिखाओगे। ठीक है, अब अगला रॉ मटेरियल का मतलब पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं। देखो रॉ मटेरियल यूज्ड, आप रॉ मटेरियल यूज करोगे, क्यों, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो मटेरियल आप यूज करोगे उसे भी हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। अब गुड्स का मतलब मेरे एग्जांपल में क्या है, बॉटल्स है। ठीक है, अगला, और जो रॉ मटेरियल खरीदा वो क्या है, प्लास्टिक है। अब अगला वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है सर, उस प्लास्टिक पे जो काम होगा, उस प्लास्टिक पे जो काम होगा, क्या सर वो भी स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक है बच्चों। वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं उस स्टॉक को। अब देखो क्या लिखा है, इट इज अ स्टॉक। इस मैंने पहले बोल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस भी स्टॉक है। जो उस प्लास्टिक पे काम हो रहा है ना, उस प्लास्टिक की बोतल्स पे आपकी जितनी लेबर लग रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए आपकी लेबर लगी 700 रुपए की। ठीक है बच्चों, क्या लगी, लेबर का खर्चा आया 700 रुपए का, है ना। और क्या लगा, मशीन, मान लो उस पे जो लेबर है वो क्या करती है, मशीन यूज करती है उन बॉटल्स वगैरह को डिजाइन देने के लिए, उसका खर्चा आया 100 रुपए। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो उस मशीन को चलाने के लिए बिजली भी लगी, पावर भी लगी, उस पावर का कॉस्ट आया मान लो 200 रुपए। तो ये 1000 रुपए जो आया ना बच्चों, ये भी स्टॉक में जाएगा। किस में जाएगा, स्टॉक में जाएगा। और स्टॉक में किस नाम से जाएगा बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या होता है, स्टॉक होता है। देखो क्या लिखा, इट इज अ स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस। मतलब भाई वो स्टॉक है जो अभी प्रोसेस में है। ऑफ बीइंग फिनिश्ड, का मतलब क्या है, पूरा माल बनने के लिए प्रोसेस में है, अभी फिनिश्ड होने से पहले क्या है, प्रोसेस में है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, बॉटल्स मेरी बन के तैयार हो गई, वो भी मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। ठीक है, इट इज प्रोसेस्ड गुड्स,
इट इज प्रोसेस्ड गुड्स। ठीक है बच्चों, वो जब मेरी फिनिश गुड्स क्या हो गया, मतलब मेरी बोटल्स क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। अब देखो एक स्टार मार्क करना, ये वैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका वैसे जब आप आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो उसमें ही पढ़ोगे, आपको ना आगे इंड एस पढ़ाए जाएंगे, इंड एस या एएस पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर पता है जो उसकी वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर बात करता है इंड एस 2। ये अभी आप आगे सीखोगे, वैसे बहुत डीप जाने वाली बात है। तो इंड एस 2 बताता है कि स्टॉक को आप किस किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, है ना, किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। तो जो रॉ मटेरियल होता है ना बच्चों, वो तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होता है। एनआरवी का मतलब क्या बच्चों, मार्केट प्राइस। क्या है, मार्केट प्राइस। मान लो आपने किसी स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदी, प्लास्टिक खरीदी, उस प्लास्टिक को आपने खरीदा 500 रुपए में, ठीक है, और उसकी मार्केट प्राइस हो गई बेचने के वक्त पे, इसकी मार्केट प्राइस चलो मान लो हो गई 700 रुपए। तो आप दोनों में जो भी लोअर होगा, 500 है तो आप 500 रुपए में दिखाओगे, 500 रुपए में दिखाओगे। ठीक है, विच एवर इज लोअर पे आप इसको क्या कर दोगे, वैल्यू कर दोगे, लोअर पे आप इसे क्या करोगे, वैल्यू कर दोगे। अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूं बच्चों, फिनिश गुड्स को भी आप क्या करोगे, लोअर पे वैल्यू करते हो। लोअर किसमें, कॉस्ट में, एनआरवी में। लोअर में किसमें, कॉस्ट और एनआरवी पे, जो भी लोअर होगा उस पे वैल्यू कर दोगे। ठीक है, तो यही था हमारा स्टॉक का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टॉक को अच्छे से समझने के बाद अब हमारा अगला टर्म क्या होगा, डिस्काउंट। क्या होगा बच्चों, डिस्काउंट। आइए डिस्काउंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। और पहली बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे अकाउंट्स में ये टॉपिक, डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि आगे आप देखोगे बच्चों को ना इसी में कंफ्यूजन होती है कि डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, डिस्काउंट अब अगर मैं आपसे ही पूछूं तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप भी बता दोगे। आप बोल दोगे जैसे हम सेल्स प्राइस में जो भी प्राइस हम कम करवाते हैं उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल समझो, आप जब जाते हो बार्गेनिंग करते हो या नहीं करते हो, शर्ट्स मान लो आप खरीदने गए या पैंट्स खरीदने गए, तो आप क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो। दुकानदार आपको एक प्राइस बताता है, जैसे उसने बोला भाई 500 का एक प्राइस है, एक शर्ट है 500 रुपीज का। आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं अभी तो हमारे पास 300 रुपीज है, आप भैया इसको 300 रुपीज का लगा लो। तो जो 200 रुपीज आपने कम पे करे वो क्या है, डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस में क्या होना, प्राइस का गिरना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग। ठीक है, जो आपका सेलिंग प्राइस कम होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। एग्जांपल से भी समझ आया होगा, देखो। तो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सोल्ड गुड्स, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सोल्ड गुड्स क्या होता है, डिस्काउंट। और देखो मैंने और लिखा हुआ है, लेकिन अब इसके आगे कुछ लिखा नहीं। अब इसको समझना कि और किस चीज को डिस्काउंट बोलते हैं बच्चों। पहली बात ना, डिस्काउंट दो तरीके का होता है। सिर्फ सेलिंग प्राइस में ही प्राइस को कम करवाना डिस्काउंट नहीं है, और भी डिस्काउंट एक वाइडर टर्म है। एक और चीज जो है, जो डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंट में इंक्लूड होगी, वो क्या है हम समझते हैं। डिस्काउंट होता है पहले दो, कितने तरीके का होता है सर, दो तरीके का। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। मैंने क्या बोला, डिस्काउंट होता है दो तरीके का, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब देखो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, एक सर्टेन क्वांटिटी पे या एक सर्टेन वैल्यू पे। देखो, रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जब सेलर प्राइस को कम करता है, ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट कौन देगा, सेलर ही तो देगा, है ना। तो रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर ऑफ गुड्स, प्राइस कम करता है कौन, सेलर ऑफ गुड्स, टू द परचेजर, परचेजर को कम करके देता है। कब कम करता है, व्हेन दे बाय गुड्स एट सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मिस्टर पिंटू क्या कर रहे थे, बॉटल्स खरीद के बॉटल्स बेच रहे थे, एक एग्जांपल में। ठीक है, मिस्टर पिंटू क्या हुआ, बॉटल्स खरीदने गए और उनके पास में एक ऑफर रखा गया, एक प्रस्ताव रखा जिससे वो बॉटल्स खरीदने गए। उसने बोला कि अगर आप 10,000 क्वांटिटी खरीदोगे ना बॉटल्स की, तो हम आपको मान लो 20,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। कितने रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, 20,000 रुपीज का। तो इसे बोलते हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, जो एक सर्टेन क्वांटिटी पे आपको दिया जाए कि आप इतनी क्वांटिटी परचेज कर लो, हम जो सेलर है वो आपको क्या कर देगा, डिस्काउंट दे देगा। इसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, और मतलब क्या होता है, और सर्टेन वैल्यू पर भी डिस्काउंट जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये तो एग्जांपल में था, मिस्टर पिंटू को क्वांटिटी खरीदने पे डिस्काउंट मिल रहा था कि भाई 10,000 क्वांटिटी खरीद लो तो आपको 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मान लो क्या हुआ, वैल्यू पर भी ये डिस्काउंट रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर पिंटू को ये बोला गया आप 3 लाख रुपए का माल खरीद लो, हम आपको 70,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। आप 3 लाख रुपए का माल खरीद लो पिंटू जी, हम आपको 70,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। तो ये भी मेरा बच्चों क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट, जो या तो क्वांटिटी पे, सर्टेन क्वांटिटी को खरीदने पे दिया जाए या सर्टेन वैल्यू ऑफ गुड्स को खरीदने पे दिया जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ट्रीटमेंट होती है बच्चों ये सेल्स जो प्राइस होता है ये उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। क्या होता है, सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है।
अब जैसे देखो मैं छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। मान लो ये मिस्टर पिंटू थे, ये कौन थे, पिंटू जी थे, ठीक है। और ये था मान लो कोई भी एक पर्सन, राजू ले लेते हैं, चलो ये राजू है, ठीक है। ये है सेलर, ये है बायर, ठीक है। मतलब इन्होंने बोटल्स बेची पिंटू जी को, तो पिंटू जी ने खरीदी, बायर है पिंटू जी खरीदेंगे। अब क्या हुआ, मान लो बॉटल्स इन्होंने बोला पिंटू जी को कि आप ना 3 लाख रुपए का माल खरीदो, हम 70,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे। इन्होंने क्या बोला, सेल्स प्राइस पहले कितना रखा, इन्होंने सेल्स प्राइस रखा 3 लाख रुपीज का, ठीक है। पर इन्होंने कंडीशन क्या लगाई कि हम आपको 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे अगर आप 3 लाख का माल खरीद लोगे। तो डिस्काउंट इन्होंने कितना दिया, 70,000 रुपए का। अब बच्चों ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वैल्यू पे दिया जा रहा है, गुड्स की वैल्यू पे दिया जा रहा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ये टी डिस लिखा हुआ है मैंने, टी डिस मतलब ट्रेड डिस्काउंट 70,000। तो बच्चों इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जो सेलर होता है ना, सेलर, ये सेलर है, राजू सेलर है, तो ये क्या करता है, इस ट्रेड डिस्काउंट को सेल्स प्राइस में से माइनस करता है, और जो बची हुई वैल्यू होती है ना सेल्स की, उसको रिकॉर्ड करता है। मिस्टर राजू 3 लाख में सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 3 लाख माइनस 70,000, जो भी आपका प्राइस आएगा 2,30,000 आएगा, इतने पे वो क्या करेंगे, इस सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे नेट वैल्यू पे। मिस्टर राजू जी नेट वैल्यू पे सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा पिंटू जी की बात करें, पिंटू जी ने क्या करा है सर, पिंटू जी के सामने परचेज प्राइस क्या बन रहा था, पहले 3 लाख रुपए बन रहा था, ठीक है। 70,000 रुपए का पिंटू जी को डिस्काउंट मिल गया, तो पिंटू जी पता है क्या करेंगे, सेम 2,30,000 रुपए की परचेज रिकॉर्ड करेंगे। 2,30,000 रुपए की क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, परचेज। कौन, पिंटू जी, पिंटू जी क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसको परचेज, ठीक है बच्चों। तो यही होता है मेरा क्या, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो सेलर होता है वो तो उस वाले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर सेल रिकॉर्ड करता है, और जो परचेजर है जिसे डिस्काउंट मिला वो माइनस करके उतने अमाउंट की परचेज रिकॉर्ड करता है। तो पिंटू जी 2,30,000 की परचेज रिकॉर्ड करेंगे, राजू जी 2,30,000 रुपए की सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मेरे को कैश डिस्काउंट समझाना है, स्पेस थोड़ा सा कम है, ये बना लेना, ठीक है। मैंने रब कर दिया मैंने। अब चलो समझते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट देखो, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप बोलो कैश पे डिस्काउंट, ये क्या डिस्काउंट है, समझते हैं। डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो जो पिंटू जी थे, जो हमारे क्या थे, पिंटू जी थे, उन्होंने माल खरीदा था मिस्टर राजू से, बॉटल सभी खरीदी थी मेरे एग्जांपल में। अब राजू जी ने पता है क्या बोला, राजू जी ने बोला यार पैसा दिला, 2,30,000 रुपए दे। पिंटू जी ने बोला यार अभी तो पैसे नहीं है, मैंने तेरे को 30 दिन में पैसा वापस कर दूंगा, 30 दिन में मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो राजू जी खुश हो गए, राजू जी ने बोला चल ठीक है, 30 दिन के अंदर बंदा पैसे लौटा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राजू जी ने बोला अगर तूने जो ड्यू अमाउंट है, मतलब ड्यू अमाउंट कितना है, 2,30,000, अगर वो जो तूने टाइम बोला है उस टाइम में लौटा दिया तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दे दूंगा, मैं तेरे को 5% का और एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। अगर तूने टाइम पे कैश की पेमेंट कर दी तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। तो बच्चों ये जो डिस्काउंट है बताओ, ये टाइम पे पेमेंट करने पे दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैश। ये गुड्स की वैल्यू पे नहीं दिया जाएगा, इस डिस्काउंट को माइनस मत करने लग जाना, कभी इसको भी माइनस करके सेल्स रिकॉर्ड कर दो, नहीं, ये सेल्स प्राइस में से माइनस नहीं होगा, ना परचेज प्राइस में से माइनस होगा बच्चों, ये तो अलग डिस्काउंट है। तो कैश की पेमेंट टाइम पे कर दे इसलिए दिया जा रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अभी हम देखेंगे। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब टाइम पे पेमेंट करने पे सेलर क्या कर देता है, डिस्काउंट दे देता है मेरे किसको, बायर को, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड दिया जाएगा किस पे, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। देखो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है हिंदी में, हिंदी लिखने में कभी शर्म मत करना। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप समझो क्या है। जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है, मेरे एग्जांपल में कौन डिस्काउंट दे रहा था, कैश डिस्काउंट कौन दे रहा था, वो भी राजू जी दे रहे थे, पैसा राजू जी को लेना था तो राजू जी दे रहे थे। तो जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है उसके लिए एक्सपेंस है। देखो राजू जी तो डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, क्योंकि राजू जी तो यार राजू जी के पास तो पैसा कम आ रहा है, और जो पिंटू जी है उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है तो उनके लिए तो फायदा है। तो देखो जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है उसके लिए एक्सपेंस है, और जिस पार्टी को डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए इनकम है, ठीक है। तो मतलब कहने का यह, राजू जी क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट को। राजू जी क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट को। और पिंटू जी को डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिला, तो पिंटू जी क्या करेंगे, इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिकॉर्ड करेंगे किसको, कैश डिस्काउंट को। तो ये था मेरा पूरा कंसेप्ट डिस्काउंट का। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली हमारी टर्म क्या होगी, ट्रेड रिसेवेबल। क्या होगी, ट्रेड रिसेवेबल।
देखो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना, जोड़ होता है दो चीजों का। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले पढ़ते हो, एक एग्जांपल, जैसे आपको फॉर एग्जांपल सी निकालना है ना, ए प्लस बी कर दो तो सी मिल जाएगा। ऐसे मतलब आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हो ना मैथ्स में। वैसे ट्रेड रिसीवेबल को जब हम निकालते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों का जोड़ होता है, डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का। यानी कि आप कह रहे हो सर अगर मैं डेटर्स का मतलब समझ जाऊं, बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझ जाऊं और दोनों को जोड़ दूं तो ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है सर? सम होता है। सम मतलब जोड़ होता है। किस चीज का जोड़ होता है? डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का। अब हम डेटर्स समझते हैं और बिल्स रिसीवेबल समझते हैं। डेटर्स मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अमाउंट रिसीवेबल, बिजनेस को पैसा लेना है, किससे लेना है? फ्रॉम पर्सन और एंटिटी। या तो बिजनेस को किसी बंदे से पैसा लेना है, किसी पर्सन से पैसा लेना है, या किसी एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से क्या करना है? पैसा लेना है। ठीक है। अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, जो उसने गुड्स बेचा है उसके बदले, गुड्स बेचा है जो बच्चों गुड्स बेचा है, उसी केस में डेटर्स यूज करते हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को एसेट्स बेचा और पैसा लेना है, ठीक है, तो हम उसमें हम डेटर्स यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है यहां पर। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मिस्टर पिंटू है और ये कौन है सर? मिस्टर राजू। कौन है? मिस्टर राजू। पिंटू ने राजू को सामान बेचा, सेल करा गुड्स, ठीक है। गुड्स सेल करा मतलब मान लो बॉटल्स बेची, बॉटल्स बेच दी, तो बॉटल्स क्या है? गुड्स है। अब मिस्टर राजू ने बोला पैसे नहीं है, मैं 3 मंथ्स के बाद दूंगा, ठीक है। तो बताओ ये जो पिंटू को दिमाग में रख के समझो, आप पिंटू को दिमाग में रख के समझो, ठीक है। पिंटू का बिजनेस है, मान लो पिंटू बिजनेस, इसके बिजनेस का नाम है पिंटू बिजनेस, ऐसा समझते हैं ना। अब पिंटू बिजनेस को क्या करना है? पैसा लेना है राजू से। तो जो पैसा लेना है, राजू ने बोला मैं 3 महीने बाद पैसा लूंगा। एक बिजनेस को किसी पर्सन से पैसा लेना है, किसके बाद? क्यों लेना है? क्योंकि उसने उसको क्या करा था? गुड्स सेल करा था, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। तो उसे हम बोलते हैं डेटर्स। यानी कि राजू पिंटू के लिए क्या है? डेटर्स है। यहां पे लिख लो, राजू पिंटू के लिए डेटर है, ठीक है बच्चों, डेटर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब पिंटू बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, पिंटू बिजनेस जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा ना, तो बैलेंस शीट में राजू का नाम दिखाएगा। बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा? डेटर्स। और डेटर्स में नाम किसका कितना अमाउंट डाल देगा? जो भी लेना होगा राजू से, जो भी पैसा लेना होगा वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेटर्स। अब बिल्स रिसीवेबल समझते हैं। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो, बिल्स रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कौन एक्सेप्ट कर लेता है? डेटर। आप बोल रहे समझ ही नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। सेम एग्जांपल को क्या करता हूं? थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। जैसे मान लो यहां पर है मिस्टर पिंटू। कौन है सर? मिस्टर पिंटू। और यहां थे हमारे मिस्टर राजू। पिंटू जी ने क्या करा था? इनको बॉटल्स बेची थी, ठीक है। फिर राजू जी ने क्या बोला था? पैसे नहीं है, 3 मंथ्स बाद दे दूंगा। यही तो कहानी हुई थी बच्चों। तो राजू जो थे, ठीक है, जो राजू थे वो क्या थे? पिंटू के लिए डेटर्स थे। पिंटू के लिए क्या थे? डेटर्स थे ना राजू जी। पिंटू के लिए क्या थे? डेटर्स थे। अब देखो यहां पे समझना। अब पिंटू जी ने बोला कि भैया एक बात बता, तो 3 महीने बाद पैसा देगा, इसका सबूत क्या है? मान ले तू भाग गया तो, ठीक है। तो पिंटू जी ने बोला राजू सही बात है भाई, बिजनेस तो बिजनेस की तरीके से होगा। तो राजू जी ने बोला मेरे पास ना एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा है। अभी देखो बच्चों, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इतना डीप नहीं पढ़ाऊंगा। आप ऐसे समझो जैसे आप लोग क्या करते हो? चेक देते हो। आपके फादर्स लोग चेक देते हैं ना किसी भी पेमेंट के लिए, तो वही चीज है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक चेक की तरह समझो। चेक की तरह एक बिल होता है, ठीक है, आप ऐसा समझो बस। राजू जी के पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मतलब एक चेक जैसा एक बिल था, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन्होंने पिंटू जी को दे दिया, लिख के दे दिया कि भैया मेरे को मिस्टर पिंटू को पैसे देने हैं। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्होंने क्या लिख दिया? मिस्टर पिंटू को मुझे क्या करने हैं? पैसे देने हैं और मैं 3 मंथ्स में दे दूंगा। और मिस्टर राजू ने इस पे साइन कर दिए। मान लो राजू जी ने साइन कर दिए, ठीक है, और ये मिस्टर पिंटू को दे दिया। तो इसे पता है क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। पिंटू जी क्या बोलेंगे? पिंटू जी बोलेंगे मुझे मिला बिल्स रिसीवेबल। क्या मिला बच्चों? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अब देखो इस एग्जांपल से डेफिनेशन समझो और फिट कर लो एक एक वर्ड को। बिल्स रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पिंटू जी को दिमाग में रख के समझो। बिल्स रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
ठीक है। एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, बताओ राजू जो थे पिंटू के लिए डेटर्स थे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने एक्सेप्ट करा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा मेरे किसने, राजू जी ने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, द अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट, कि जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड डेट पे मिल जाएगी। मिस्टर राजू जी ने क्या बोला था, 3 महीने में पैसा दे दूंगा, बिल में लिख के दे दिया था ना, तो स्पेसिफाइड डेट पे पैसा मिल जाएगा, वो भी स्पेसिफाई होता है। इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब मेरा डेटर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है मैं आपको स्पेसिफाइड डेट पे इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम क्या करते हैं, हम इतना ही रखते हैं। पुराने सभी पार्ट्स को देख लेना और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना। वीडियोस पसंद आ रही है, वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा जल्दी 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।